रूस ने अभी अभी घोषणा की है कि वह बेलारूस में परमाणु मिसाइलें तैनात करेगा, जो कि नाटो की सीमा पर, पोलैंड की सीमा पर है। यह याद रखना जरूरी है कि सिर्फ एक महीने पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि रूस को ईरान को भी परमाणु हथियार देने में कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को भी रूसी परमाणु हमलों की धमकी दी है। जैसे ये सब कुछ भी काफी नहीं था। अब जब व्लादिमीर पुतिन रूस छोड़कर राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अलास्का गए हैं, तो प्रो रशियन अकाउंट्स अब कह रहे हैं कि मेडवेदेव खुद अकेले रेड बटन के साथ रह गए हैं। अब यह सच नहीं है। मेडवेदेव के पास रूस के अंदर भी रूसी परमाणु हथियारों पर कोई अधिकार नहीं है। इन पोस्ट्स का मकसद साफ है। रूसी अकाउंट्स और रूसी गलत सूचना अभियान अमेरिका में अमेरिकी नागरिकों के बीच परमाणु टकराव का डर फैलाना चाहते हैं। रूस जानता है वह युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए वह यूक्रेन को उसके सहयोगियों से काटकर हाइब्रिड युद्ध जीतना चाहता है। तो आज मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि जनरल पेट्रियस हैं, जो हमें समझाएंगे कि रूस के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की संभावना कितनी है। आज हमारे साथ जनरल पेट्रियस हैं। जनरल, चैनल पर स्वागत है। आपसे बात करना सम्मान है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। मुझे पता है कि आपने युद्ध शुरू होने के बाद से इस सवाल का कई बार जवाब दिया है, लेकिन हाल ही में रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रंप को परमाणु हथियारों की धमकी दी है और अब रूस कुछ परमाणु मिसाइलें बेलारूस में ठीक नेटो की सीमा पर ले जा रहा है। क्या यह रूस का सूचना युद्ध है या परमाणु हथियार के इस्तेमाल की संभावना है? मुझे लगता है कि यह रूस की वही परमाणु धमकी है जो वे 2022 से यूएस और यूक्रेन के साझेदारों की कार्रवाइयों के जवाब में बार बार दे रहे हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किसी तरह की परमाणु सतर्कता बढ़ाने का आदेश दिया था ताकि पनडुब्बियों को बेहतर स्थिति में तैनात किया जा सके, चाहे उसका मतलब कुछ भी हो, क्योंकि वे तो पूरी दुनिया से रूस तक पहुंच सकते हैं। मुझे अब भी लगता है कि यह सिर्फ दिखावा है। युद्ध के मैदान पर भी यही हो रहा है। रूस युद्ध में और बढ़त पाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने भारी कीमत देकर धीरे धीरे बढ़त पाई है। उन्होंने 2022 से इस युद्ध के इस विशेष चरण में 1 मिलियन से अधिक सैनिकों को मारे जाने और घायल होने के रूप में खो दिया है, और उनमें से 5 लाख इतने बुरी तरह घायल या मारे गए कि वे फिर से मोर्चे पर नहीं लौट सके। यह समझना मेरे लिए मुश्किल है, जिसने 2 युद्धों की कमान संभाली और युद्ध क्षेत्रों में लगभग हर रात अमेरिका की माताओं पिताओं को शोक पत्र लिखे। फिर भी वे युद्ध में लगातार आगे बढ़ते और दबाव डालते हैं। आप देख सकते हैं कि वे शुक्रवार को अलास्का में बैठक से पहले अतिरिक्त लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, शायद सौदेबाजी में मजबूती के लिए। यह समझ में आता है। आपकी किताब शानदार है। मैं दर्शकों को देखने की सलाह दूंगा। विवरण में लिंक होगा। आपकी किताब में लिखा था कि कमजोर तरीके से लागू मजबूत नीति बच्चे के हाथ की डायनामाइट से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या आपको लगता है राष्ट्रपति ट्रंप का रूस को डेडलाइन देना समस्या है? मेरी राय में बाइर अपने तय अल्टीमेटम का पालन नहीं कर रहे हैं। जनरल के जवाब से पहले एक छोटी गुजारिश उन सभी से जो देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह एल्गोरिदम में हमारी मदद करता है, जिससे इस पॉडकास्ट को ज्यादा व्यूज मिलते हैं और इसी वजह से हम जनरल पेट्रियस जैसे मेहमानों को बुला पाते हैं। अब चलिए उनके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि यह इस शिखर सम्मेलन के बाद सबसे बड़े सवालों में से एक होने वाला है। हाल ही में उन्होंने अपने शब्दों में गंभीर परिणामों की धमकी दी है अगर रूस युद्ध विराम के रास्ते पर नहीं चलता, और अगर पुतिन ऐसा नहीं करते, अगर वह आगे की बैठक के लिए सहमत नहीं होते और गंभीरता नहीं दिखाते, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति वास्तव में अपने अतिरिक्त प्रतिबंधों, यूक्रेन के लिए अतिरिक्त सहायता, यूरोपीय नेताओं को उनके देश के बैंकों में पड़ी 300 अरब रूसी संपत्ति जब्त करने और उसका बेहतर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसे यूक्रेन को देना, शायद हर महीने 25 अरब से ज्यादा या कुछ इसी तरह। लेकिन फिर भी रूस के लिए जीवन को और कठिन बनाना सिर्फ युद्ध के मैदान पर ही नहीं, जहां हमें यूक्रेन की मदद के लिए बहुत कुछ करना चाहिए ताकि कम से कम युद्ध के मैदान पर रूसियों को रोका जा सके। अगर उन्हें पीछे नहीं धकेला जा सकता,
बल्कि आर्थिक और वित्तीय रूप से भी। और रूस अब प्रतिबंधों के प्रभाव के संकेत दिखा रहा है। पहले जितना तेल बेचता था उतना नहीं बेच पा रहा है या कम दामों पर बेच रहा है, जो पिछली अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया समझौता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू तेल की कीमतें अचानक बहुत ज़्यादा न बढ़ जाएं। अगर आप वो 6, 7, 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन देखें जो रूस वैश्विक बाजारों में डालता है, और यह निश्चित रूप से अमेरिका भारत संबंधों में भी तनाव पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत उन देशों में से एक था जो रोजाना लाखों बैरल रूसी कच्चा तेल कम कीमतों पर खरीद रहा था, जो अमेरिका के साथ सहमति से हुआ था। और अब ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस में बैठे लोग इसे अब मंजूरी नहीं दे रहे हैं। यह समझ में आता है। आपने पहले ही बताया है कि बैठक कैसी रहेगी। अगर पुतिन जेलेंस्की से मिलने को तैयार होते हैं, क्या आप इसे सकारात्मक संकेत मानेंगे? क्या आप मानते हैं कि पुतिन मोर्चे पर लड़ाई को जितना हो सके देर तक टालने की कोशिश कर रहे हैं? संभवतः यह दूसरा ही है, लेकिन फिर भी अगर आप युद्ध के मैदान पर हालात बदल सकते, और ये एक बड़ा अगर है, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर हम यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मदद देने में सक्षम होते, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय देश और दूसरे पश्चिमी समर्थक भी, ध्यान रखें कि हमारे कई और साझेदार भी दुनिया भर में नहीं चाहते कि पुतिन को इस खुलेआम बिना उकसावे के पड़ोसी देश पर किए गए क्रूर हमले के लिए इनाम मिले, जिसे वह मानते हैं कि उसका अस्तित्व का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा फिर नहीं होने देंगे, और इसीलिए यूक्रेन को मदद देना ताकि वह रूसियों को पूरी तरह रोक सके, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा और युद्ध की स्थिति में एक असली बदलाव होगा, जहां फिर से रूस ने जो थोड़ी बहुत बढ़त हासिल की है उसके लिए असाधारण नुकसान उठाया है। ध्यान रखें, पुतिन के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। पहला मकसद राष्ट्रपति जेलेंस्की को हटाकर रूस समर्थक व्यक्ति को लाना है। दूसरा उद्देश्य है किसी भी तरह के युद्ध विराम के बाद यूक्रेन को निरस्त्र करना। तीसरा यह है कि वह उस जमीन से भी ज्यादा चाहता है जितनी उसकी सेनाएं अब तक डोनबास क्षेत्र, खासकर डोनेट्स्क और लुहांस्क में हासिल कर पाई हैं, विशेषकर डोनेट्स्क के किलेबंदी वाले इलाके में जिसे रूसियों ने अभी छुआ भी नहीं है। लेकिन ये 4 या 5 बड़े शहर हैं, महानगरीय क्षेत्र हैं, जो बहुत ही भारी सुरक्षा के साथ घिरे हुए हैं। शहरी इलाकों में और उनके चारों ओर भी मजबूत रक्षा किलेबंदी की गई है और वे इसे छोड़ नहीं सकते। अगर वे इसे छोड़ देते हैं तो कई मायनों में रूसियों के लिए रास्ता पूरी तरह खुल जाता है कि वे रूस की सीमा पार करने के बजाय यूक्रेन के अंदर से खार्किव, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तक पहुंच सकें। बिल्कुल, और मुझे पता है कि आपने शायद इस बारे में कई बार बात की है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा, खासकर यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में, कि राजनीतिक गलियारे के दोनों तरफ बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि हम यूक्रेन पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, हम यूक्रेन की रक्षा क्यों कर रहे हैं। और अपनी किताब में आपने एक दिलचस्प बात की है, जहां आपने, मेरा ख्याल है, चीनी कमांडरों की किसी किताब का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वे इस हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें व्यापार, सूचना युद्ध शामिल है, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका को कमजोर किया जा सके। और फिर आप कहते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर के खिलाफ लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से में शामिल रहे और यह सुनिश्चित करे कि हम अपने सहयोगियों की मदद करें। समझदारी से। हाँ, आपको नए झगड़े ढूंढने या बिना वजह की लड़ाइयों में पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वास्तव में उनकी मदद करनी चाहिए जिनकी हमें मदद करनी चाहिए। यूक्रेन में, हाँ, वहाँ एक अपूर्ण लोकतंत्र है, एक अपूर्ण न्यायिक व्यवस्था है, एक अपूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था है, लेकिन वे वास्तव में उन्हीं सिद्धांतों और मूल्यों को महत्व देते हैं जिनके लिए हम लगभग 250 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। इसलिए जरूरत के समय उनकी मदद करना जरूरी है। फिर से यह सुनिश्चित करना कि रूस हथियारों के बल पर वह हासिल न कर सके जो वह अन्य तरीकों से हासिल नहीं कर सका, कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद यूरोपीय महाद्वीप में किसी संप्रभु देश पर पहली बार आक्रमण करने के लिए इनाम न मिले। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं, मेरे सह लेखक एंड्रयू रॉबर्ट्स और कई अन्य लोग कहते हैं कि आप दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर देते हैं।
ध्यान रखें, प्रतिरोधक क्षमता ही। प्रत्याशी के आपके कौशल के मूल्यांकन और उन्हें इस्तेमाल करने की आपकी इच्छा पर प्रतिरोधक क्षमता निर्भर करती है। और अगर आप यूक्रेन की मदद नहीं करते, फिर से कह रहा हूं, अगर आप इजराइल की मदद नहीं करते, हमारे सहयोगी और मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ साझेदारों की मदद नहीं करते, तो यह इंडो पैसिफिक में प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। क्योंकि अगर आप वहां अपने साझेदारों और दोस्तों की मदद नहीं करेंगे, तो इस पर संदेह पैदा होता है कि क्या आप इंडो पैसिफिक में हमारे सहयोगियों, साझेदारों और अन्य लोगों की मदद करेंगे जिनको खतरा हो सकता है। मैं वास्तव में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली के कार्यालय में था जब सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर तय की गई रेड लाइन बशर अल असद शासन द्वारा पार की गई थी, और अमेरिका ने उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जैसा हमने धमकी दी थी कि देंगे। और प्रधानमंत्री ने सही कहा, मेरी नज़र में आप जानते हैं जनरल, इसका असर साउथ चाइना सी में भी पड़ता है। इसका असर मिडिल ईस्ट से कहीं दूर तक जाता है। उस क्षेत्र से कहीं आगे इसका असर यहाँ इंडो पैसिफिक में भी पड़ता है। और निश्चित रूप से हम ताइवान और द्वीप श्रृंखलाओं की डिटरेंस के बारे में बात करेंगे, जिसे अमेरिका ने हाल ही में मजबूत किया है, क्योंकि वह क्षेत्र वाकई में बहुत दिलचस्प रहा है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है। आइए भविष्य की थोड़ा और चर्चा करें। यूक्रेन के साथ हमारे कई समझौते हुए हैं, है ना? हमारे पास बुडापेस्ट मेमोरेंडम है। यूक्रेन रूस में कई युद्ध विराम हुए हैं। बिल्कुल, जैसा कि मुझे याद है, बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर रूस, अमेरिका, यूके और यूक्रेन ने हस्ताक्षर किए थे, और इसमें यह गारंटी दी गई थी कि अगर यूक्रेन अपने क्षेत्र में सोवियत संघ के टूटने के बाद मौजूद परमाणु हथियार छोड़ देता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने परमाणु हथियार छोड़ दिए, हमने समझौते में जिम्मेदारी नहीं निभाई। बिल्कुल। और क्या आप इसकी थोड़ी तुलना सीरिया में हुई उसी घटना से करेंगे जहां हमने रेड लाइन पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी? हम उन वादों का सम्मान नहीं कर रहे हैं जो पिछली सरकार ने किए थे। अगर दीर्घकालिक शांति चाहिए तो यूक्रेन किस सुरक्षा गारंटी पर भरोसा करेगा? खैर, यह पूरी स्थिति के सबसे जटिल मुद्दों में से एक है, क्योंकि आप याद करेंगे कि यूरोपीय नेताओं ने राष्ट्रपति के जवाब में क्या किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन पर बहुत दबाव डाला था कि वे अपनी रक्षा पर ज्यादा खर्च करें, यूक्रेन की मदद पर ज्यादा खर्च करें और यूक्रेन का बोझ ज्यादा उठाएं। यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसमें वह हासिल किया जो कोई और राष्ट्रपति नहीं कर पाया, और मैंने कई राष्ट्रपतियों को अपने यूरोपीय समकक्षों से नाराज होते देखा है। आप जानते हैं, मेरे पास नेटो में काम था। मैं 1, 3 और 4 स्टार जनरल के रूप में नेटो में था, जबकि मैं एक साथ अमेरिकी कमांडर भी था। तो मैंने नेटो में रक्षा मंत्री स्तरीय बैठकों और अन्य कार्यक्रमों में काफ़ी समय बिताया है। और हमारे रक्षा मंत्री, हमारे राष्ट्रपति बार बार यूरोपीय देशों से इस बात के लिए सवाल करते रहे कि उन्होंने वेल्स समिट में जो रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 2% खर्च करने का वादा किया था, उसे पूरा क्यों नहीं किया, जबकि यह वादा 1 दशक से भी ज्यादा पहले किया गया था। अब यह होने जा रहा है। असल में अब रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% वास्तविक रक्षा खर्चों पर खर्च किया जाएगा, और फिर अतिरिक्त 1.5% इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चों पर खर्च होगा, जो नए नेटो सुप्रीम एलाइड कमांडर की डिफेंसिव कॉन्सेप्ट के संचालन को सपोर्ट करेगा। क्योंकि आपको सचमुच उन दिनों की तुलना में, जब शीत युद्ध था, सेनाओं को बहुत आगे पूर्व की ओर ले जाना पड़ेगा। यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने वहां कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया, यह बहुत अच्छा है। लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति अन्य इच्छुक गठबंधन यूरोप के महत्वपूर्ण नेटो देशों के साथ मिले, तो वे वास्तव में कभी भी ऐसी कोई मजबूत सुरक्षा गारंटी लेकर नहीं आ सके जिसे पक्की सुरक्षा गारंटी के रूप में देखा जा सके। मेरे विचार में वास्तव में एकमात्र तरीका जिससे आप एक मजबूत गारंटी दे सकते हैं, वह यह है कि वे अपनी सेनाएं यूक्रेनी सेनाओं के साथ जमीन पर मोर्चे पर तैनात करें, ताकि अगर रूस युद्ध विराम तोड़ता है और यूक्रेन में अतिरिक्त आक्रामक कार्रवाई शुरू करता है तो वे उसमें शामिल हों। वे भी खून बहाएंगे, और फिर आप देख सकते हैं कि उन्हें कैसे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वह बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। अमेरिका के पास लंबी दूरी की मारक क्षमता और अन्य क्षमताएं हैं, और आपने अभी अभी यह देखा भी जब इजराइल द्वारा
12 दिनों के युद्ध में ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर असाधारण हमला किया गया, जो वास्तव में उस युद्ध का अंतिम चरण था। इसने ईरानी परमाणु कार्यक्रम, उसकी सुरक्षा इकाइयों, नेताओं, वैज्ञानिकों आदि को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो अमेरिका के पास वह क्षमता है। सवाल यह है, क्या हम यूक्रेन के लोगों को ऐसा भरोसेमंद वादा दे सकते हैं कि अगर रूस युद्ध विराम तोड़े तो यूक्रेन उस पर निर्भर कर सके? रूस अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। वे चाहते हैं कि उन्हें इन किले जैसे शहरों और उस क्षेत्र को युद्ध विराम के बदले में दे दिया जाए। जैसे 2014 के बाद उन्होंने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया के हिस्से पर कब्जा किया था, वैसे ही वे फिर अपनी ताकत बढ़ाकर, प्रशिक्षण और हथियार जुटाकर सेना को तैयार करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा आपने कहा, आप सैन्य कमान और प्रशासन के उच्च स्तर का हिस्सा रहे हैं। मुझे यकीन है उस समय आपका मीडिया से दिलचस्प सामना हुआ होगा, जहां आपने पूरी तरह गलत रिपोर्ट देखी होगी, है ना? कभी आपने ऐसी रिपोर्ट देखी होगी जो मीडिया को नहीं पता होनी चाहिए थी, फिर भी वे उसे प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन अब जब आप बाहर हैं और हम देखते हैं कि शिखर सम्मेलन में किस बारे में बात होने वाली है, इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि नेता संघर्ष विराम को लेकर क्या हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप कैसे तय करते हैं कि क्या सच है और क्या गलत हो सकता है? ये मुश्किल है। इसमें ज़्यादातर बातें सिर्फ अटकलें हैं और कुछ जानकारियां ज़्यादा सही हो सकती हैं। जाहिर है, अगर अंदरूनी सूत्र हैं तो आप जानते हैं अक्सर अधिकृत लीक भी होते हैं। अगर आप चाहें तो लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रिपोर्टर्स को दिशा देते हैं। अगर आप बाहर से अंदर देखें तो आप यही समझने की कोशिश करते हैं, न कि अंदर से बाहर। मैं कहूँगा कि जब मैं सरकार में था, और यह लगभग 40 साल था, अगर आप वर्दी में बिताए समय और फिर CIA निदेशक के रूप में बिताए समय को जोड़ लें, तो केवल एक ही मौका था जब मैंने किसी रिपोर्टर के पास जाकर कहा कि यह सही नहीं है और आपको या तो इसे हटा देना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए कि इसे चुनौती दी गई थी, या फिर आपको यह खबर नहीं चलानी चाहिए। और आमतौर पर अगर आपके पत्रकारों के साथ अच्छे संबंध हैं और आप उनके साथ बैकग्राउंड में बात करते हैं वगैरह है, तो यही है। आप जानते हैं, वॉशिंगटन में लोग यही करते हैं। कई बार यह प्रशासन के लिए परेशान करने वाला हो सकता है, कभी कभी मेरे जैसी स्थिति में रहे लोगों के लिए भी, जब वे फिर से ऐसी लीक देखते हैं जिन्हें हमने मंजूरी नहीं दी थी या जो मैंने नहीं की थी। क्योंकि ध्यान रखें, वे राष्ट्रपति के पास जाते हैं और कहते हैं, चलिए मैं फिर से बॉब वुडवर्ड को फोन करता हूं और बैकग्राउंड में बात करता हूं, जहां वे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक अनाम वरिष्ठ खुफिया अधिकारी के अनुसार या कुछ ऐसा। इससे आपको यह एहसास होता है कि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति पर आधारित है जिसे वास्तव में कुछ जानकारी है। लेकिन ध्यान रखें कि इस मामले में यह बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप आखिरकार एक सौदेबाज हैं। वह पूर्व रियल एस्टेट टाइकून हैं और इस पर काम करेंगे। आप नहीं जानते, और मुझे नहीं लगता उनके लोगों को भी पता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। और फिर से वह लगातार अपनी स्थिति को बदलते और ढालते रहते हैं। इस पर निर्भर करता है कि उन्होंने किससे बात की है और बाकी सब कुछ। और आपने इस हफ्ते के दौरान उसे बदलते हुए देखा है, जहां आखिरकार उसने कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन शांति और इस युद्ध को समाप्त करने की वास्तविक इच्छा नहीं दिखाते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे। यह बहुत बड़ी बात है। कल जो बातचीत हुई थी वह वर्चुअल शिखर सम्मेलन, जिसमें यूरोपीय नेताओं और राष्ट्रपति जेलेंस्की सभी एक साथ थे, और फिर उसमें से उन लोगों की पृष्ठभूमि और रिकॉर्ड पर बयान आए जिन्होंने भाग लिया था, या जो संभवतः उनके साथ थे जिन्होंने भाग लिया था, उन्हें जानकारी मिली। और इसी तरह मीडिया खपत को लेकर समझदारी जरूरी है। मुझे लगता है कि अब चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि कोई भी रिपोर्टर बन सकता है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और कोई वेबसाइट है जिस पर आप कुछ अपलोड कर सकते हैं, तो जाहिर है कि आप किसी हद तक उस व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं। और आपको यह समझना होगा कि शुरुआत का बिंदु क्या है। आपको यह भी समझना जरूरी है कि व्यक्तिगत रूप से ओपेड लेखक अलग अलग अखबारों और टेलीविजन साइट्स के लिए राय लिखने वाले लेखक
आपको संपादकीय बोर्ड्स की प्रवृत्ति को समझना होगा, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम वॉशिंगटन पोस्ट। मुझे हमेशा लगा है कि बाद वाला सबसे सटीक था, या फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल। इन सभी की अपनी खास दिशा और बौद्धिक प्रवृत्ति होती है। आपको बस समझना होगा जब आप उनकी बातें ग्रहण कर रहे हैं। वे इसे संपादकीय बोर्ड के रूप में करते हैं। फिर राय लेखकों का क्या? कुछ दाईं कुछ बाईं ओर होते हैं। और फिर व्यक्तिगत मुद्दों और विषयों पर भी वही बात लागू होती है। समझ गया। क्या आप पत्रकार के साथ हुई घटना बता सकते हैं? नहीं, लेकिन उस पत्रकार के लिए उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। समझ में आता है, पर यकीन नहीं। हाँ, अब मुझे नहीं पता कि आपने यह देखा या नहीं, लेकिन एलन मस्क ने F-35 प्रोग्राम की काफी आलोचना की थी, और खासकर वह इसकी तुलना कर रहे थे कि कैसे ड्रोन युद्ध ने आधुनिक युद्ध क्षेत्र को बदल दिया है। एंड वहां F-35। खैर, मुझे लगता है कि उन्होंने बेकार शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, लेकिन आप इस बारे में ज्यादातर लोगों से ज्यादा जानते हैं। अनद, आप इसे कैसे देखेंगे? जैसे आप यूक्रेन जा चुके हैं, आपने वहां के ड्रोन और बाकी इनोवेशन को करीब से देखा है। यह अविश्वसनीय है। हाँ, मैं 2022 के आक्रमण के बाद से अब तक 6 बार वहां जा चुका हूं। जब मैं पहली बार वहां गया, वे तब भी सोवियत संघ में थे। तो समय के साथ दशकों में वहां देखना, और मैं समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्दी में वहां जाता था। यहां तक कि जब मैं 82वीं में ब्रिगेड कमांडर के रूप में फुल कर्नल था, क्योंकि हमारे साथ यूटीएस में एक यूक्रेनी यूनिट थी, उन्हें भी बदले में आना पड़ता था वगैरह। देखिए, मेरा मानना है कि हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी एक बहुत ही उन्नत स्टेल्थ फाइटर, जिसमें कॉकपिट में एक आदमी हो जैसे F-35 में है, उसकी अभी भी एक भूमिका है। लेकिन यह कहने के बाद भी हमें जिन चीज़ों की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनमें एक बहुत बड़ी भूमिका है, और वो है बिना आदमी के सिस्टम, हर तरह के, पानी के नीचे, पानी की सतह पर, हवा में, जमीन पर, अंतरिक्ष में, साइबर स्पेस में, उसके समकक्ष, यहाँ तक कि कॉग्निटिव स्पेस में भी, आप जानते हैं, जो हाइब्रिड वॉरफेयर के दूसरे डोमेन हैं। तो आपको बिना आदमी के सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। और जो बात अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है, वो यह है कि ये सभी अब रिमोट से पायलट किए जाने वाले नहीं रहेंगे। अब ये मुख्यतः एल्गोरिदम से चलेंगे। तो लूप में इंसान जो सचमुच उड़ा रहा है, और यूक्रेन में ज़्यादातर ड्रोन अब भी व्यक्तिगत ऑपरेटरों द्वारा उड़ाए जाते हैं, जो बेहद प्रशिक्षित और कुशल होते हैं। अक्सर फर्स्ट पर्सन व्यू में, खासकर वे सुसाइड ड्रोन जो बहुत नाटकीय तरीके से इन सिस्टम्स का शिकार करते हैं, सचमुच एक टैंक, एक तोप, एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल वगैरह को तबाह कर सकते हैं। युद्ध में उन्होंने इन्हें अस्थिर कर दिया है। परंपरागत संयुक्त हथियार युद्ध, जैसा कि हमने पहले 1.5 साल तक देखा, अब और व्यवहार्य नहीं रह गया है। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन समय के साथ ये सिस्टम एल्गोरिदम द्वारा संचालित होंगे, और इन्हें पहले से प्रोग्राम किया गया होगा। धीरे धीरे AI LLM खुद ही प्रोग्राम लिखेगा। इसमें इंसान द्वारा कुछ निर्देश दिए जाएंगे कि क्या मुख्य गतिविधियां, कौन कौन से मुख्य तत्व स्थापित करने होंगे, इससे पहले कि सिस्टम कोई काइनेटिक या नॉन काइनेटिक कार्रवाई करे। लेकिन फिर वे इसे खुद ही अंजाम देंगे। तो हमें जो करना है, और यह बहुत ही साधारण है, लेकिन यह मेरी राय में एक जरूरी आवश्यकता को दर्शाता है, वह यह है कि हमें अपने कुछ वर्तमान में बहुत बड़े, बेहद महंगे, अत्यंत सक्षम, भारी मानव युक्त और लगातार अधिक असुरक्षित होते जा रहे प्लेटफार्मों को, चाहे वे समुद्र में हों, हवा में हों या जमीन पर, उनसे हटाकर भारी संख्या में प्लेटफार्मों की ओर ले जाना है। ध्यान रखें कि यूक्रेनियन कुछ दिनों में एक ही दिन में लगभग 7,000 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वे सभी फटते नहीं हैं, उनमें से कई वापस आ जाते हैं, कुछ तो सिर्फ निगरानी करने के लिए ही जाते हैं। कुछ आत्मघाती ड्रोन होते हैं, कुछ बिना चालक के ग्राउंड सिस्टम होते हैं जो मोर्चे पर आगे पीछे जाते हैं। अब वे ऐसा ही करते हैं। इंसानी ड्राइवरों के लिए यह खतरनाक है,
इसलिए इन्हें दूर से चलाया जाता है। रिमोट कंट्रोल हथियार सिस्टम भी हैं। फिर से इनकी संख्या बस असाधारण है। और मैंने जनरल सिरस्की, जो यूक्रेन के कुल कमांडर हैं, से पिछली बार जब मैं वहां था करीब 2 या 3 महीने पहले पूछा था कि आपने कल कितने ड्रोन इस्तेमाल किए, सभी अलग अलग प्रकार के। ध्यान रखें, समुद्री ड्रोन भी हैं। अब जानते हैं जिस तरह रूस ने अपनी खुद की नौसेना के बिना रूसी काला सागर बेड़े का 1/3 हिस्सा डुबो दिया है, वह असल में समुद्री ड्रोन हैं जिन्हें हवाई ड्रोन द्वारा ढूंढा जाता है और फिर समुद्री ड्रोन उनमें घुसकर उन्हें डुबो देते हैं। उन्होंने कहा लगभग 7,000। फिर से यह सिर्फ एक ऐसा आंकड़ा है जिसे वास्तव में समझना या सराहना मुश्किल है, लेकिन यही हो रहा है। और इस साल रोजाना इतने बड़े आंकड़े को संभव बनाने के लिए यूक्रेनियन सभी प्रकार के 3.5 मिलियन ड्रोन बनाएंगे। इसे मानव रहित सिस्टम कहना बेहतर है। उस अवधारणा की ओर बढ़ने के लिए हमें और भी करना होगा, और हमें कम से कम बहुत उच्च स्तर के युद्ध के लिए एक अलग अवधारणा से शुरुआत करनी होगी। क्योंकि फिर से मुझे गलत मत समझिए, आपको अभी भी विभिन्न प्रकार के युद्ध के लिए सभी अन्य क्षमताओं की आवश्यकता है, लेकिन बड़े पूर्ण पारंपरिक युद्ध के लिए, जैसा कि हम यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों में देखते हैं और हर रात रूस में और रूस से यूक्रेन में आसमान में देखते हैं, उस तरह के युद्ध के लिए हमें वास्तव में अपनी सेनाओं को बदलने की जरूरत है। फिर से बड़े प्लेटफार्मों से लेकर हर प्रकार की मानव रहित प्रणालियों तक, फिर से पानी में, सतह पर, हवा, जमीन और अंतरिक्ष में। और फिर से आप दुनिया भर में सैन्य बदलावों को सबसे लंबे समय से देख रहे हैं, है ना? और एक तर्क जो मैं बार बार लोगों को देते हुए देखता हूं वो ये है कि ओह, युद्ध का भविष्य तो बस ऐसा होगा कि मशीनें जिन्हें एआई से ट्रेन किया गया है वे दूसरी मशीनों से लड़ेंगी जो एआई पर चल रही हैं, है ना? क्या यह बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है या कम आंकी जा रही है? मतलब आप इसकी कितनी संभावना देखते हैं? और क्या आप देखते हैं कि पैदल सेना का महत्व बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि युद्ध का मैदान अब बदल गया है? देखिए, यह युद्ध के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर आपको काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करना है, जैसे कि गुरिल्ला विद्रोहियों, उग्रवादियों के खिलाफ, तो उसमें अभी भी काफी मानव शक्ति की जरूरत होती है। हालांकि वहां भी जो सबसे जोखिम भरे काम पहले इन्फेंट्री सैनिक करते थे, आप वाकई में उन कामों के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना चाहेंगे, और इसलिए आपके पास छोटे ड्रोन, मीडियम साइज के ड्रोन जो भी हों, वे इन सैनिकों के आगे आगे जाएंगे, यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वे किस जगह में प्रवेश करने वाले हैं। आप ऐसे रोबोटिक कुत्ते चाहेंगे जो सुरंगों में जा सकें। आप सुरंग में सबसे आगे नहीं जाना चाहेंगे, यह काम मशीन से कराना बेहतर है। आप बिना चालक वाले सिस्टम से घायलों को निकालना या सामान लाना चाहेंगे, फिर वही सब। आप जानते हैं, इराक में सर्ज के दौरान, खासकर सर्ज के शुरुआती महीनों में, हमारे सामने आत्मघाती हमलावरों की बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती यह थी कि आप यहाँ लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। लोगों के साथ रहना पड़ता है। आपको उनसे बात कर उन्हें शामिल करना होता है। आपको उनके साथ काम करना होता है, क्योंकि एक बार जब आप सुरक्षा हासिल कर लेते हैं और आपके पास एक गेटेड कम्युनिटी वगैरह होती है और वे प्रगति देख रहे होते हैं, आप बुनियादी सेवाओं को बहाल कर रहे होते हैं और पुनर्निर्माण शुरू कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक कोई भी पारंपरिक पोशाक के नीचे आत्मघाती जैकेट पहन सकता है। तो आप इससे कैसे निपटते हैं? आज के दौर में यही बात कार बमों के साथ भी है। हम बड़ी चीखें से स्पीड ब्रेकर और बाधाएं लगाते थे ताकि कारों को रोका और जांचा जा सके, और आमतौर पर उसकी जांच एक इंसान ही करता था। समय के साथ हमारे पास बम सूंघने वाले कुत्ते और एक्सरे मशीनें आ गईं। हमारे पास मदद की दूसरी तकनीक थी। अब आप इनमें से बहुत कुछ अलग अलग रोबोट्स से कर सकते हैं, और वे वही हो सकते हैं जो उस बायोमेट्रिक आईडी कार्ड को सत्यापित करते हैं जिसे आपने उस व्यक्ति को जारी किया है, जिससे वह आपके द्वारा बनाए गए गेटेड कम्युनिटी के अंदर रह सकता है, जहां आपने हर घर, मंजिल, इमारत, कमरा, तहखाना साफ कर दिया है और सारी सुरंगों के प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं और बुरे लोगों को बाहर निकाल दिया है, और वे वापस अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ये दीवारें बहुत ऊंची हैं और अंदर आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और हम उसे नियंत्रित करते हैं।
और अंदर आने के लिए आपको फिर से बायोमेट्रिक आईडी कार्ड दिखाना होगा। अब आप फिर से अलग अलग प्रकार की रोबोटिक प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं ताकि सबसे पहले किसी इंसान का सामना न हो, बल्कि किसी ऐसे वाहन से हो सकता है जो वास्तव में विस्फोट कर सकता है। अगला सवाल थोड़ा निजी है। आप पेंटागन से प्राइवेट मार्केट्स में गए, सही? लेकिन मेरा अंदाजा है कि नौकरी का मकसद अब भी वैसा ही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य को देखने में कई स्किल्स, ट्रांसफरेबल एक्सपीरियंस हैं जो बहुत उपयोगी हैं। प्राइवेट मार्केट में रहकर आपने क्या नया सीखा जो पहले नहीं जानते थे? मैं एक इन्वेस्टमेंट फर्म में आया जो वाकई लीडर्स की फर्म है, हेनरी क्रेविस और जॉर्ज रॉबर्टसन, और शुरू में जेरी कोलबर्ग भी, जिन्होंने असल में प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री को वैसे स्थापित किया जैसा हम आज जानते हैं। अब हम उससे कहीं ज़्यादा ही ज़्यादा करते हैं। केकेआर में आने के बाद हमने लगभग 83 बिलियन से 700 बिलियन तक ग्रोथ की है। हमारे पास लगभग 200 बिलियन प्राइवेट क्रेडिट में है। हमारी इंश्योरेंस कंपनी के पास करीब 200 बिलियन की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जिसे अब हम पूरी तरह ओन करते हैं क्योंकि हम उनकी पूंजी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और यह सालों में साबित हो गया। हम रियल एस्टेट, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एसेट्स में हैं। हम ग्रोथ टेक करते हैं। आप जो भी नाम लें, अब हम उसमें हैं। यह सिर्फ प्राइवेट इक्विटी से ज़्यादा है। देखिए, चुनौती यह है कि खासकर उन 12 सालों में जब से मैं केकेआर में हूँ, भू राजनीति ने ज़बरदस्त तरीके से वापसी की है, और इसीलिए मुझे केकेआर ग्लोबल इंस्टीट्यूट की स्थापना और अध्यक्षता के लिए लाया गया, जिसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम भू राजनीतिक जोखिमों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना है कि हम उन्हें इतनी अच्छी तरह से कम कर सकें कि वे सफल परिणाम में बाधा न डालें। अगर लगे कि वे सफल परिणाम में बाधा बन सकते हैं, तो हमें कहना चाहिए कि यह सौदा नहीं करना चाहिए, जैसा हमने लगभग 6 बार किया है। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि डील टीम ने आमतौर पर इस कंपनी पर ड्यू डिलिजेंस करने में बहुत समय, पैसा, ऊर्जा और मेहनत लगाई होती है, और फिर हम कहते हैं नहीं, आपको वह सौदा नहीं करना चाहिए, और हमने ऐसा किया है। इसके अलावा वास्तव में हुआ यह है कि हमने कंपनियों में निवेश करने के बाद उनकी समस्याओं को हल करने में काफ़ी दक्षता दिखाई है। आमतौर पर हमारे पास करीब 130 कंपनियों का स्वामित्व और अन्य 130 में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी होती है। हमारे स्वामित्व वाली कई कंपनियों की खुद लगभग 120 कंपनियां हैं। उदाहरण के लिए एक्सेल स्प्रिंगर, जो बड़ा मीडिया समूह है, बर्लिन में मुख्यालय रखते हुए अब अमेरिका में भी सक्रिय है। अगर उनकी डील टीम, देश या क्षेत्रीय मुख्यालय समस्या हल नहीं कर पाते, तो वे हमारे पास आते हैं। पिछले 12 सालों में यह करीब 60 बार हुआ है। और मेरे टीम के सदस्यों और मेरे विश्व भर के नेताओं के साथ जो संबंध हैं, उनके कारण फिर से, अगर आपने ऐसे गठबंधनों का नेतृत्व किया है जिनमें से एक में 35 या 40 देश थे और दूसरे में 60 से अधिक, तो हम आम तौर पर उन्हीं देशों में निवेश करते हैं, और आज भी वह संबंध बना हुआ है। हम इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मैं हर साल 25 से ज़्यादा देशों की यात्रा करता हूँ, जिनमें कुछ में बार बार जाता हूँ। मैं शायद इस साल अकेले 6 बार लंदन गया हूँ। तो यह भी एक और बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है। और फिर हम अपने प्रमुख निवेशकों के साथ बहुत समय बिताते हैं, उस दुनिया के बारे में बात करते हुए जिसमें हम सब मिलकर सफलतापूर्वक निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 2013 में जिस दुनिया को सौम्य वैश्वीकरण की दुनिया कहा जा सकता था, उससे बहुत बदल चुकी है, जिसमें व्यापार, निवेश, पूंजी प्रवाह, यहाँ तक कि लोगों और तकनीक के लिए भी सभी बाधाएं कम हो रही थीं। वैश्वीकरण, जो पहले वैश्विक व्यापार के साथ बढ़ रहा था, अब ग्लोबलाइजेशन और क्षेत्रीयकरण की ओर बढ़ गया है। यह महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता की नई दुनिया है। भू राजनीति फिर से सक्रिय हो गई है। अब वे सभी बाधाएं फिर से बढ़ रही हैं, कुछ तो बहुत तेजी से। और जब आप पिछली सरकार में लगाए गए टैरिफ्स को देखते हैं, अब वे जो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा धमकी दी जा रही हैं और लागू की जा रही हैं वगैरह, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह इस पर भी पाबंदी है कि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को क्या बेच सकते हैं। यह भी तय है कि वे और हम कहाँ निवेश कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य है, और भी ज्यादा।
अब भू राजनीतिक जोखिम जांच प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो जब आप पूछते हैं मैं क्या कर रहा हूं, यह वही है जो मैंने CIA निदेशक के तौर पर किया था। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को नहीं बल्कि निवेश समिति, फर्म के नेताओं और जिन कंपनियों के हम मालिक हैं उन्हें रिपोर्ट करता हूं जब उन्हें सहायता चाहिए होती है। और इसलिए यह वास्तव में बहुत अलग नहीं है जो मैंने वर्दी में रहते हुए उच्च स्तर के पदों पर किया था, जैसे 3 या 4 स्टार कमांड या CIA के निदेशक के रूप में। मेरी हमेशा अकादमिक रुचि रही है। मैंने आर्मी कैप्टन रहते हुए प्रिंसटन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थशास्त्र में PhD की थी। मैंने वेस्ट पॉइंट में दोनों विषय पढ़ाए हैं। तब से मेरी 5 या उससे अधिक अकादमिक नियुक्तियां रही हैं। मैं येल में किसिंजर फेलो हूं और वसंत सेमेस्टर में ग्रेजुएट सेमिनार महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का नेतृत्व करता हूं। मैं कुछ बोर्डों में भी हूं। अब मैं केवल रणनीतिक सलाहकार हूं। ऐसे 3 हैं। स्पीकिंग सर्किट पर व्यक्तिगत रूप से 30 से अधिक स्टार्टअप्स में निवेश किया। किताब थी जिसके लिए धन्यवाद। वह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर थी और बहुत मजा आया और मैंने अपनी सारी कमाई वेटरन्स संगठनों को दान कर दी। यह एक बेहद बौद्धिक और प्रेरणादायक जीवन है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यह काम नहीं करता। मेरा मतलब है मैं जिंदगी के उस मुकाम पर हूं जहां मेरे ज्यादातर वेस्ट पॉइंट के सहपाठी हर साल 25 अलग अलग देशों की यात्रा नहीं कर रहे हैं। उनमें से कई तो एक से ज्यादा बार भी नहीं जा रहे हैं। यूं कह लें हाँ, मैं भी हर साल 25 देशों घूमने की कल्पना नहीं कर सकता। बहुत थकाव है। हम इसे मेहनत से करते हैं। हम जानते हैं कि कैसे कुशल, उत्पादक और बाकी सब कुछ होना है और हमारे पास एक शानदार टीम भी है। और मुझे नहीं पता कि आप इसे साझा कर सकते हैं या नहीं। क्या कोई सामान्य कारण है जिसकी वजह से आपने उन 6 सौदों को अस्वीकार किया? नहीं, जरूरी नहीं है। यह आम तौर पर उन क्षेत्रों में होता है जहां हम कुछ अन्य देशों की तुलना में अधिक भू राजनीतिक जोखिम देखते हैं। सच कहूं तो प्रथम विश्व देशों में भी भू राजनीतिक जोखिम हैं। दरअसल प्रथम विश्व के देशों में भी कई चौंकाने वाली समस्याएं आईं जहां हमें स्पष्ट मानी जाने वाली चीजों का समाधान नहीं मिला। आप जानते हैं, जब किसी देश ने वास्तव में उस ऑफ टेक एग्रीमेंट को बदल दिया जो सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली के लिए था, जिसे हमने इस सोच के साथ खरीदा था कि यह ऑफ टेक एग्रीमेंट रहेगा और वही इस सौदे का आधार था, और अब उसे बदल दिया गया है। यह थोड़ा अनुचित लगता है और ऐसा था भी, लेकिन हम वास्तव में उस देश में ही इसका समाधान नहीं कर पाए। आखिरकार हमने इसे सुलझाया जब हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास गए, जिन्हें मैं पहले से जानता था, और उन्होंने भी माना कि यह सही नहीं है और वे खुद उस देश के नेता के पास गए और उस मामले में छूट दिलवाई। समझ में आता है। अब थोड़ा रुख बदलते हुए मैं कहूंगा एक और दिलचस्प क्षेत्र, साउथ चाइना सी, ताइवान, पैसिफिक। और मुझे नहीं पता कि आपने हाल ही में देखा या नहीं, लेकिन नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि जब चीन ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार होगा तो वे रूस से कहेंगे या रूस को बताएंगे कि वह मूल रूप से नाटो पर हमला करे। आर्टिकल 5 ट्रिगर होता है और नाटो यूरोप में व्यस्त रहता है, तो चीन के लिए ताइवान के साथ थोड़ा आसान हो जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पुतिन ऐसा कुछ करेंगे? मेरा मतलब है, मैं वास्तव में इन तरह के किसी भी परिदृश्य पर अटकलें लगाने में बहुत हिचकिचाता हूं, क्योंकि मैंने सरकार में बहुत संवेदनशील पदों पर काम किया है। हालांकि मैंने सरकार छोड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी मुझे लगता है कि इसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा, क्योंकि इसका असली असर भी हो सकता है, लोग इसमें आपकी असली मंशा से ज्यादा अर्थ निकाल सकते हैं। आप जानते हैं, हमें पता है कि ताइवान के साथ फिर से एकीकरण लक्ष्य है। अगर आप खुद को बीजिंग के उन नेताओं के नजरिए से देखें तो कुछ हद तक ये समझ में आता है। हाल के वर्षों में कई अन्य मुद्दे हल हो चुके हैं। हांगकांग में लोकतंत्र आंदोलन, शिनजियांग और उइगर, तिब्बत और अन्य। और यह एक बड़ा विरासत उद्देश्य है, लेकिन यहीं पर रोकथाम की भूमिका आती है। और हम कभी भी अनावश्यक रूप से उकसाना नहीं चाहते। आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि न केवल हमारी रोकथाम की क्षमता
बल्कि क्षेत्र में हमारे सहयोगियों, साझेदारों और मित्रों की भी वे इस बात को अच्छी तरह समझें कि रोकथाम पूरी तरह से संभावित विरोधी के आपके सामर्थ्य के आकलन और उन्हें इस्तेमाल करने की आपकी इच्छा पर आधारित है, और आपको इन क्षमताओं को सुधारने में बहुत बहुत मेहनती होना होगा। वास्तव में उन्हें बदलना होगा। जैसा कि मैंने समझाया है, फिर से कुछ बड़े भारी मानव युक्त प्लेटफार्मों से, विशेष रूप से बड़ी संख्या में मानव रहित प्रणालियों में। इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास अब भी बड़े प्लेटफॉर्म और बाकी सब कुछ नहीं होगा। आप उन्हें उतना करीब लड़ाई के नहीं ला पाएंगे जितना आपने पहले सोचा था कि संभव है। लेकिन फिर से यह सब कुछ एक साथ है और इसमें कोई सवाल नहीं है कि इसे इस्तेमाल करने की इच्छा है, बिना कभी अनावश्यक रूप से उकसावे के। समय के साथ उस रिश्ते को बनाने की कोशिश करें। आप जानते हैं, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अमेरिका और उसके सहयोगियों और भागीदारों तथा चीन के बीच है, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्तरों पर लगातार संवाद बना रहे। हम यह नहीं दोहराना चाहिए जो तब हुआ जब चीनी जासूसी गुब्बारा अमेरिका के ऊपर उड़ रहा था और पेंटागन ने बीजिंग की हॉटलाइन मिलाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आपको संवाद बनाए रखना जरूरी है, खासकर अगर किसी तरह का अप्रत्याशित संकट आ जाए। रिश्तों में बुनियाद, सीमाएं और जरूरी चीजें होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि साल के अंत से पहले राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी के बीच एक शिखर सम्मेलन होगा, शायद उन वार्षिक आयोजनों में से किसी एक के दौरान। तो यही तरीका अपनाना चाहिए। फिर से कहूं, मुझे लगता है कि यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। अगर आप अमेरिका के बारे में सोचें, जैसे कोई व्यक्ति सर्कस में एक साथ कई प्लेटें घुमाता है और आपको उन प्लेटों में से कई को संभालने में सहयोगियों और साझेदारों से मदद मिलती है, और अब उस सर्कस टेंट में पहले से कहीं ज्यादा प्लेटें हैं। ये सभी चुनौतियां और समस्याएं हैं। फिर से कहूं, युद्ध, मंडराते खतरे, चल रही समस्याएं आदि। उस टेंट में एक सबसे बड़ी प्लेट है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के चीन के साथ संबंधों का प्रतीक है, तो हमें इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। पिछली सरकार इसे पेसिंग थ्रेट यानी सबसे बड़ा खतरा कहती थी। मुझे लगता है यह सही है। वर्तमान प्रशासन नीति के लिए अंडर सेक्रेटरी ब्रिज कोल्बी इस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। मैंने कभी कभी वास्तव में उन्हें यह याद दिलाया है, जब वे सरकार से बाहर थे, कि यही बिल्कुल ध्यान का केंद्र होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको यूक्रेन या हमारे मध्य पूर्वी साझेदारों की मदद नहीं करनी चाहिए। असल में अगर आप उनकी मदद नहीं करते, अगर आपके पास सीरिया की रेड लाइन है जो असल में रेड लाइन नहीं निकलती, सच कहूं तो अगर आप अफगानिस्तान से तब वापस लौटते हैं जब आपको लौटने की जरूरत नहीं थी, जब आपने 18 महीनों में एक भी सैनिक को जंग में नहीं खोया था, और $850 अरब के बजट में उसकी लागत बहुत ही मामूली थी। जब आप ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि इससे रूस को यह विश्वास हुआ कि अमेरिका रूस के यूक्रेन पर फरवरी 2022 में किए गए हमले का उतना कड़ा जवाब नहीं देगा जितना हमने असल में दिया। तो मुझे लगता है कि इससे कई मायनों में रोकथाम कमजोर हुई। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद, जिसमें एक CIA निदेशक भी शामिल थे जो उन्हें अच्छी तरह जानते थे, राजदूत बिल बर्न्स, और जो मॉस्को में राजदूत रह चुके थे, उन्होंने उनसे कहा था कि इस मामले में गलतफहमी मत पालना। फिर भी उन्होंने आक्रमण किया, और आखिरकार यह साबित हुआ कि उन्होंने अपनी क्षमताओं का बहुत बड़ा गलत आकलन किया था। उन्होंने अपनी क्षमताओं का अधिक आकलन किया और यूक्रेनी सेना की क्षमताओं को पूरी तरह से कम आंका। अब हम समय के करीब आ रहे हैं। मैं आपको ज्यादा देर तक व्यस्त नहीं रखना चाहता, तो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हम भविष्य में फिर से ऐसा करेंगे। सैम, आपके साथ रहना वाकई प्रेरणादायक और खुशी देने वाला है। धन्यवाद। यही मैं रोज करता हूँ।